14 राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताइए हमें क्वेश्चन कि रामचरितमानस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? और सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत से बताइएगा किस भाषा का जन्म हुआ है? संस्कृत से पाली। संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ है? पाली। पाली से किसका जन्म हुआ है? प्राकृत। प्राकृत से किसका जन्म हुआ है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से किसका हुआ है? अवहट। और अवहट से किसका जन्म हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का। खड़ी बोली हिंदी का। और बताइएगा कि भाषाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 343 से 351 का। 343 से 351 का। भारत का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू माना जाता है। अच्छा बताइएगा हमें क्वेश्चन कि वर्ण यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। बताइएगा हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी में कुल स्वर कितने हैं? हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं? 39। हिंदी में कुल व्यंजन 39। पूछेगा कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? 11। हिंदी में मूल स्वर कितना है? 11। और बताइएगा कि हिंदी में मूल व्यंजन कितना है? 33। हिंदी में मूल व्यंजन कितना है? 33। अब मूल स्वर कितना है? 11। अब पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और बताइएगा कि संयुक्त स्वर कितने हैं? 7। संयुक्त स्वरों की संख्या 7। पहला संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, आओ, अंग नहीं, ये भी 4 है। हाँ नहीं, ऋषि नहीं होता है। हाँ ठीक है, लेकिन संयुक्त मूल संयुक्त स्वरों में नहीं होता है। मूल संयुक्त स्वर में 4 ही होते हैं। और कुल स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 स्वर होते हैं। एक स्वर का नाम है ह्रस्व स्वर, एक स्वर का नाम है दीर्घ स्वर, और एक स्वर का नाम है प्लूत स्वर। क्या होता है? प्लूत स्वर होता है ना। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अगर बात किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? वर्ण या ध्वनि। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। भाषा की लिखवा नहीं, इसको रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं कि सुनने से जो चीज सबसे ज्यादा याद होती है वह कहीं लिखने से कम होती है। लिखने से होती है लेकिन लगातार उस पर फोकस करेंगे तब। हाँ, कोई पॉइंट को उसमें जब ध्यान देंगे तो क्या होगा? जब कोई पॉइंट को ध्यान देंगे उसमें तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि जैसे किसी बात को याद कर लिए,
याद करने के बाद अपने आधार से क्या कर दिए, लिख दिए, बिना देखे तो याद हो जाएगा। समझ रहे ना। और जब हम आप लोगों को कोई होमवर्क, घर का कार्य देते हैं तो याद करने के लिए देते हैं। अगर हम लोग इस बात का फोकस करें कि बस डेली 200-300 जीएस लिखें, डेली हम 200-300 जीएस लिखें, एक समय ऐसा आएगा कि आप बिना देखे 1000 जीएस जानेंगे। और हजारों जीएस जब जानेंगे तो आपका प्रॉब्लम, जो परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चन आने का जीएस का जो तरीका रहेगा, वो उसमें आप सफल रहेंगे। तो समझेंगे, याद पर ज्यादा फोकस। तो वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। और उसके बाद कहा जाएगा कि वर्ण जो होता है किसे कहा जाता है, यानी वर्ण किसे कहा जाता है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है या ध्वनि कहा जाता है। अगर बात किया जाएगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। अगर बात किया जाएगा भाषा की सबसे यानी छोटी लिपिबद्ध इकाई क्या है, तो लिपिबद्ध इकाई क्या है, वर्ण। यानी ध्वनि को मौखिक कहा जाता है बाबू, क्या कहा जाता है, मौखिक इकाई। और वर्ण को क्या कहा जाता है, लिपिबद्ध इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपिबद्ध इकाई कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। और उसके बाद कहा जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपी। किस लिपि की है, देवनागरी। और किस परिवार की भाषा है, भारोपी। अब भारत में भारोपीय परिवार की भाषाएं कितनी प्रतिशत है, 73%। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। और हिंदी भारत में कितने प्रतिशत बोली जाती है, 56%। भारत में हिंदी की जो प्रतिशत मात्रा है वह कितनी है बाबू, 56%। भारत में हिंदी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 56%। भारत में हिंदी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 56%। अब उसके बाद कहा जाता है, कहा जाए सर जी कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 52। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 52। अगर बात किया जाए सर जी, कहा जाए स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 3। स्वर का वर्गीकरण 3। स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। स्वर किसे कहा जाता है बाबू, जो स्वतंत्र होता है, जिसको लिखने और पढ़ने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर। और व्यंजन किसे कहा जाता है, जिनको स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाता है। जिनको स्वरों की सहायता से बोला लिखा जाएगा उसे कहा जाता है व्यंजन। जैसे क क्या है, व्यंजन है। क क्या है, व्यंजन है। और इसको किसकी सहायता से क बनाया गया है, स्वर की सहायता से। आधा क धन अ, आधा क धन अ, मिलके क्या बना है, क। चाहे हम च की बात कर लेते हैं तो च किससे बना है, आधा च धन अ से बना है।
अगर बात कर लेते हैं आधा च दाना बड़ी ई मिला के क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा। तो ये क्या है, व्यंजन है सर जी, ये सारे क्या है, व्यंजन है। अब आगे बात किया जाए, आगत स्वर कौन है, डॉक्टर वाला, आगत स्वर कौन है, डॉक्टर वाला है। आगत स्वर की बात किया जाए, आगत स्वर की बात किया जाए तो यह हो जाता है डॉक्टर वाला आगत स्वर की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, डॉक्टर वाला हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सर जी और भी क्वेश्चनों की बात किया जाए तो संज्ञा यानी एक चीज है, शब्द की बात आ जाता है। क्या बात आ जाती है, शब्द। यानी शब्द किसे कहा जाता है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और एक पॉइंट है कि यह शब्द जो होते हैं बाबू वह कितने होते हैं, दो होते हैं। यह शब्द कितने होते हैं, दो होते हैं। ये शब्द कितने होते हैं, दो होते हैं। शब्द कितने होते हैं इसमें, दो होते हैं। एक होता है आपका सार्थक। क्या होता है, सार्थक। पुलिस रद्द हुई है लेकिन घबराओ मत, एकदम रटार लगाओ उसी पर। अपनी कमी कमजोरी को मत कमजोर होने दो, अपनी कमजोरी को और मजबूत बनाओ। तुमको एक मौका मिल गया है कि तुम्हारी एक कमजोरी है, तो इस कमजोरी को और मजबूत बनाओ। और जो कमजोरी को मजबूत बनाता है वही सफल होता है। इस समय कितने लोग अभी सोच रहे होंगे कि एग्जाम होगा जब न तब, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। ये तुम्हारे सामने एक धोखा है, तुम्हारे लक्ष्य को विमुख करने का एक तरीका है। इस तरीके से घबराओ मत। जब तुम्हारे जिंदगी में कठिनाई आए तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। अगर भाई पेपर रद्द होना तुम्हारी जिंदगी की कठिनाई है ना, अगर पेपर नहीं रद्द हुआ होता बाबू तो तुम पेपर लिस्ट, मेरिट लिस्ट में रहते, दौड़ में रहते, ज्वाइनिंग में रहते तो ब्याह शादी होता, तिलक मिलता, तिलकहरू आते, हमको मिठाई मिलता, नया नया कपड़ा मिलता है कि नहीं सर, मिलता है भैया, मिलता है सारा। अरे अभी बड़े निराश हो गए सब। कौन कौन, पैसा वाले तिलकहरू बड़े निराश हो गए। जिनका भाव चढ़ा हुआ था बाबू अब यही कर रहे थे, अरे छोड़ा यार, छोड़ दा, बहुत पुरान हो गल वो सब। जब ही पतिया सुने सब पुरन का, नहीं हमके 10 साल लग दे तो हम कर ले। वो जान रहे कि ये रेट घसक कराने वाला 6 लाख पर भाई 60,000 तो 6 एगो आएगा ना, 60,000 में को 6 जुड़ जाएगा, बस 6 लाख हो जाएगा। वो आने वाला थ्रेट हो वहीं पर। भाई हर किसी को चिंता रहती है नौकरी के बाद शादी, अपना घर बसाने की, उसके माँ बाप का सपना कि भाई लड़के की अब नौकरी पा गया मेरा बच्चा, अब तुम शादी कर लो। नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शादी को नहीं देख पाएंगे। तुमको पढ़ाए लिखाए, तुम्हारा पालन पोषण किए, पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलाए, अब नहीं मिलेगा तो हम क्या देखेंगे। मोह माया जो होता है उसको पूरा करवाएंगे। तो यही कह रहे हैं। तो इस भाव भंगिमा से हटो और क्या करो, फिर लपट जाओ उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी साहस के साथ, उसी हिम्मत के साथ लग जाओ। और जो इस समय सोएगा नहीं वही निकालेगा। जो सोच रहा था कि 105, 110, 120 को मार दिले रहनी है, चला अब उतना आई नहीं आई बाबू, पेपर तुरंत उलट आएगा।
इसलिए अपना ध्यान उस मछली की आंख में, उस पुलिस वर्दी के आंख पर लगाए रखो। बैठो मत, उठो जागो और फिर वही जुनून जगाओ। और हम लोग भी 2-4 दिन के अंदर, जैसा सर जी बताते हैं, पेपर भी चालू हो जाए, पेपर भी चालू हो जाए, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाए, फिर वही फीलिंग, फिर वही पावर लगा दे, फिर वही हिम्मत जगा दे, फिर वही जुनून जगा दे, फिर वही पेपर हम देंगे। होगा क्यों नहीं, हम होंगे कामयाब। और इसीलिए रिजल्ट यह आउट हुआ था, और इसीलिए यह रद्द हुआ कि फिर वो जो कम जिसके साथ इंसाफी होना उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और होगा सर जी, देखिएगा, क्योंकि गलती या गलत काम कभी छुपते नहीं है, इसलिए वो भी करवाएंगे तो फिर वही दशा होगा। इसलिए आप तैयारी पर बस लगे रहिए। इस बार जरूर पेपर अच्छे आएंगे और जरूर लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा, ये जान लीजिए। हो सकता है कि प्रीवियस पेपर दे दे, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह किसी भाई आयोग वाले ही आउट कर रहे हैं, तो उनकी नजरों से ही बचाकर हो सकता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही से कौन पेपर उठा कर दे दे, कर देदा सभी है। तो ढेर जानी जे पढ़ ले रही प्रीवियस, जे रट ले रही, वो तो आ जाए लाइन में, तो पेपर आउट करे करो मतलब है ना, ठीक है ना, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द। तो एक शब्द क्या होता है, वर्गीकरण करेंगे तो सार्थक। एक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द होता है। और एक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। सर जी क्या होता है? निरर्थक शब्द हो जाता है। एक सार्थक शब्द हो जाता है और एक क्या हो जाता है? निरर्थक। एक सार्थक शब्द हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। यानी सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई क्या होता है? अर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? सार्थक। जिसका कल्पना मात्र से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आकृति बन जाती है, जैसे रसगुल्ला, जैसे छेना, जैसे जलेबी, जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय के बाद किसी व्यक्ति का नाम भी हम ले लेते हैं। जिसे नहीं होता है कहीं किसी को बताना होता है तो कहते हैं कि उमेश। अब उमेश बताना हो जाता है तो लोग कहते हैं कि और कहता है कैसा कौन सा लड़का? कह रहा उमेश यार हम ना नहीं देखे हैं का। कह रहे यार यार छोटा सा है, गोरा सा है, मोटा सा, आकृति उसके अंदर तुरंत आनी शुरू हो जाती है कि वह ऐसा होता है। तो जब आप कोई शब्द का नाम लेते हैं, आपके दिल दिमाग में आकृति आ जाती है, तो आप समझ जाना बाबू कि वो क्या है? सार्थक शब्द है। वो क्या है? सार्थक शब्द है। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, बोलने पर कोई अर्थ नहीं होता, कोई आकृति नहीं बनती है। जैसे कि अगर हम लोग देख लें, समझ ले, तो क्या होता है? जैसे फट्टा, फटका है, निरर्थक शब्द। फट क्या है? निरर्थक है। सटका है, निरर्थक है। सट क्या है? निरर्थक है। खट, पट, सट, चट, पट, ये सब क्या है? निरर्थक। लेकिन सार्थक शब्दों की सहायता से निरर्थक शब्दों को भी सार्थक बनाया जा सकता है। घंटी टन से बज गई, वो पट से चला गया ना, तो इन निरर्थक को सार्थक बनाया जा सकता है। किसकी सहायता से? सार्थक शब्दों की सहायता से। तो अब बात आता है सार्थक शब्द या सार्थक शब्द की कौन कौन से होते हैं, किस रूप में होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो कहा जाता है सार्थक शब्दों को जब हम बांटते हैं बाबू, तो क्या होता है? एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हो जाता है बाबू।
एक बन जाता है किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर चले जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो किसके आधार पर हो जाता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हो जाता है। किस आधार पर हो जाता है? अर्थ के आधार पर हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बनाते हैं तो इसी में एक हो जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हो जाता है। किस आधार पर हो जाता है? प्रयोग के आधार पर हो जाता है। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि उत्पत्ति के आधार की बात किया जाए। अगर उत्पत्ति के आधार की बात किया जाए तो सार्थक शब्दों का निर्माण हुआ किस आधार पर? तत्सम। क्या बना? तत्सम। तत्सम शब्दों का निर्माण हुआ है उत्पत्ति के आधार पर। फिर है क्या? तदभव। क्या हो जाता है? तदभव। तत्सम हो गया, तदभव हो गया। फिर क्या हो जाता है? देशज। क्या हो जाता है? देशज। फिर क्या हो जाता है? विदेशज। फिर क्या हो जाता है? विदेशज। विदेशज के बाद क्या हो जाता है? संकर। क्या हो जाता है? संकर। यानी उत्पत्ति के आधार पर मेरे जो शब्द बने वो पहला क्या बन जाएगा? तत्सम। दूसरा क्या बन जाएगा? तद्भव। तीसरा क्या बन जाएगा? देशज। चौथा क्या बन जाएगा? विदेशज। और पांचवा क्या बन जाएगा? संकर। ये सारे शब्द आपके बन जाते हैं किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब हमारा जो बनेगा सर जी, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्दों का निर्माण होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाता है? ऋण शब्द होता है। क्या होता है? ऋण शब्द होता है। फिर क्या होता है? योग ऋण शब्द होता है। क्या होता है बाबू? योग ऋण शब्द हो जाता है। अयोग ऋण के बाद क्या हो जाता है? योग ऋण यौगिक। हमको लिख देना चाहिए था पहले यौगिक। यौगिक एक हो जाता, यौगिक शब्द भी आ जाता, यौगिक शब्द भी आ जाता है। यानी यह तीन प्रकार का हो गया। एक आपका हो गया ऋण शब्द, एक आपका हो गया योग ऋण शब्द, एक आपका हो गया क्या? यौगिक शब्द। ये क्या बन गया? यौगिक शब्द। अब उसके बाद है सर जी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्दों की बात किया जाए तो एक होता है अभिधा। क्या होता है बाबू? अभिधा। दूसरा क्या हो जाता है? लक्षणा। क्या हो जाता है? लक्षणा हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? व्यंजना। क्या हो जाता है? व्यंजना। व्यंजना यानी पहला अभिधा, दूसरा क्या हो जाता है? लक्षणा, तीसरा क्या हो जाता है? व्यंजना। क्या हो जाता है? व्यंजना। अगर अब हम लोग बात करते हैं सर जी, क्या बात करते हैं कि चौथा भी है इसमें। क्या होता है? एकार्थी शब्द। क्या होता है? एकार्थी शब्द जो होता है, एकार्थी शब्द होता है। फिर पांचवा क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। क्या होता है? अनेकार्थी शब्द होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? छठवां आपका पर्यायवाची होता है। क्या होता है? पर्यायवाची। पर्यायवाची हो जाएगा। फिर सातवां क्या हो जाता है? विलोम शब्द। क्या हो जाता है? विलोम शब्द।
विलोम शब्द इत्यादि, ये सारी के क्या कहे जाते हैं? अर्थ के आधार पर ये माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर ये शब्द माने जाते हैं। अगर यहीं पर अगर हम लोग प्रयोग के आधार पर ले लेते हैं तो यह दो रूपों में हो जाता है। एक हो जाता है विकारी, क्या हो जाता है? विकारी। और एक क्या हो जाता है? अविकारी। क्या हो जाता है? अविकारी। बात समझ में आया? ये बात मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना पॉइंट। यानी शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। शब्द कितने प्रकार के हैं? दो। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। अब सार्थक शब्द कितने प्रकार से होता है? आपका चार। पहला उत्पत्ति, दूसरा रचना, तीसरा अर्थ, चौथा प्रयोग। चौथा प्रयोग। उत्पत्ति के आधार पर पांच। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशक, चौथा पांचवा रचना या बनावट के आधार पर पहला ऋण शब्द, दूसरा योग ऋण, तीसरा यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर कितने हो जाएंगे? सात। पहला अभिधा, दूसरा रचना, तीसरा व्यंजना, चौथा एकार्थी, पांचवा अनेकार्थी, छठवां पर्यायवाची, सातवां विलोम शब्द। छठवां क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। तो आज के लिए बाबू इतना।